नेम इज प्रमोद एंड यू आर वाचिंग द प्रमोद शो। आज हमारे साथ है अप्सरा अली शो फायनलिस्ट, फॅन्टॅस्टिक डान्सर अँड ऍक्टर श्वेता परदेशी। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया पुण्याची मैना श्वेता परदेशी। वेलकम श्वेता, वेलकम टू माय शो एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत सारा क्वेश्चंस है और बहुत सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं भी आपको मज़ा है ये सब करने के लिए। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो और आपका स्कूलिंग और क्या आपका बैकग्राउंड है। सो मैंने एमएससी किया है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में एंड आई कम्प्लीटेड दैट फ्रॉम बीएससी मैंने किया था फर्ग्यूसन से और एमएससी मैंने भारतीय विद्यापीठ से किया। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे और सीखना है आगे, तो फिर मैंने न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेशन लिया और अभी जस्ट ये कोरोना स्टार्ट होने के पहले लास्ट ईयर आई गॉट सर्टिफाइड एज हेल्थ कोच। तो ये तो हुआ मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड एंड आई एम फ्रॉम पुणे। और स्कूलिंग किया है मैंने एसपी यूनियन स्कूल से, पुणे से ही। एंड आई वॉज देयर टिल 12th स्टैंडर्ड, मतलब LKG से लेकर तो 12th स्टैंडर्ड तक मैं वहीं पे थी। एंड जैसे मेरा ऑन ऑफ चलता है काम का तो वैसे आई ट्रैवल, बट यूजुअली आई स्टे इन पुणे। हाउ यू स्टार्टिंग योर डांसिंग जर्नी? सो इट्स आई मीन यू कैन से कि मुझे पता नहीं था कि मैं एज अ डांसर बोल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगी, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड से ही डांसिंग ही आता है। मेरे डैड भी डांसर है एंड ही इज़ अ डांस डायरेक्टर। और कैसे होता था कि पापा के डांस स्टूडियो थे पुणे में एंड उनका सबसे पहले डांस स्टूडियो था, मतलब सबसे पुराना वाला जहाँ पे सब लोग आते थे, सीखते थे, पहले से सिखाने वाले वो थे। और बहुत छोटी थी मैं, तो डेफिनेटली चाहती थी मिलने के लिए पापा को या ऐसे ही कभी। एंड पता नहीं होता था क्या चल रहा है, बट इतना पता होता था कि भाई कोई डांस कर रहा है, डैड उनको सिखा रहे हैं, कभी कभी डांट रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता था वो सब देखने के लिए। बट कभी ऐसे इनिशियली मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं था उसमें, बट धीरे धीरे वो चीज़ आती गई। एंड अगेन कभी ऐसे लाइफ में पूरे टाइम मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, बट मुझे इतना याद है कि मेरा फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस ये मैं जब 3 साल की थी तब था, और मैंने यो कशी कशी में नांदायला ये वाला लावणी मैंने किया था। इट वॉज ऑब्वियसली सो लॉन्ग बैक। तो धीरे धीरे करते करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, डैड को देख के, उनके स्टूडेंट्स को देख के, जिस तरीके से वो इतना स्ट्रगल करते थे, इतना एनर्जी लगाते थे, इतना पैशनेटली करते थे, तो ऐसा लगता था कि यार ये सारी चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल है, तो फिर मैं ये क्यों नहीं करूँ। और बस पैशन डेवलप होते गया। श्वेता, मैं आपके डैड से एक बार मिला हूँ और उन्होंने बहुत मतलब तकरीबन उनकी पूरी लाइफ ही डांस में बिताई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनसे आप क्या सीखते हो या क्या इंस्पिरेशन है या क्या ऐसा उन्होंने सिखाया आपको ताकि आप इतने आगे बढ़े और इतना अच्छा कर रहे हो डांस में? मैं यही बोलूँगी कि उन्होंने ना बहुत शिद्दत से कोई भी चीज़ की है, मतलब उन्होंने पूरा लाइफ ये डांस के लिए ही सेक्रीफाइस किया है। आज टचवुड मेरे डैड आज 58 ईयर्स के हैं एंड स्टिल ही इज़ डांसिंग इवन टुडे। अभी भी डांस करते हैं? या अभी भी वो डांस करते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक, मतलब उन्होंने जब उनका जर्नी स्टार्ट किया था तब उन्होंने मेलोडी मेकर्स से स्टार्ट किया था, लेकिन मेलोडी मेकर्स में जाने के पहले भी मेलोडी मेकर्स ये वो ऑर्केस्ट्रा था जो सारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे, गोविंदा थे, रवीना टंडन थे, इतने जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो सारे ऑर्केस्ट्रा के लिए करते थे। यू नो, बीच बीच में जैसे आज इवेंट्स होते हैं वैसे ये सबसे फेमस था। एंड उसके पहले भी, मतलब मेलोडी मेकर्स में एंट्री करने के पहले भी ही यूज्ड टू डू डांसिंग ऑन कांच पे डांस करना, आग से डांस करना, ट्यूबलाइट्स खाना, फिर फायर डांसिंग में ब्रेक डांसिंग करना, यूवी लाइट डांसिंग करना। मतलब आज जो हम लोग बोलते हैं कि यूवी लाइट का एक्ट होता है कुछ, ये उन्होंने वो टाइम पे किया हुआ है। तो ही हैड डन समथिंग विच वॉज वेरी रिस्की बट इट वॉज फॉर आर्ट। मतलब एक बार मैंने डैड को ऐसे ही पूछा कि आपने कांच पे डांस किया, तो कैसे किया, मतलब किसी को वो उम्र में, मतलब जब मेरे ख्याल से उन्होंने जब स्टार्ट किया था वो 16-17 साल के थे, तब से लेकर आज तक वो कर रहे हैं, मतलब कांच में तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था ही वॉज वेरी यंग। बोला आपको कभी डर नहीं लगा कि आपके पैर में कांच घुस जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा? तब उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने स्टार्ट करते वक्त कैसे किया कि हमारे यहाँ पे गार्डन है,
तो वो क्या करते थे, गार्डन में सारे कांच भरते थे, उसको पोते में बांधते थे, ऐसे रैप करते थे और उसके ऊपर धीरे धीरे चलते थे। ऐसे उन्होंने बहुत टाइम तक प्रैक्टिस किया एंड देन ही स्टार्टेड कमिंग ऑन द फ्लोर। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि वो चलते चलते बच गए मेरे डैड, जब वो फायर डांसिंग करते थे। तो इतना मुझे पता है कि वो जब रिस्की काम था तभी भी वो उतनी ही शिद्दत से काम करते थे, और जब उनको किसी को सिखाना भी होता था तो पट्टा लेके या फिर लकड़ी लेकर ही ऐसे बैठते थे। मे भी शायद वो चीज आपने, हाँ, कि कोई भी चीज है तो मे बी वो ऑनेस्टली करो, दिल से करो, और डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू कम। कभी कभी हम सोचते कि यार मैं रियलिटी शो में जाने वाली हूँ तो क्या होगा, मतलब विल आई विन। क्यों, पहले खुद को तो इम्प्रोवाइज करो, मतलब एक स्टेप रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते हुए जो भी जर्नी है वो एंजॉय करो और खुद को इम्प्रूव करो। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। तो अभी आपने शो किया है अप्सरा अली, और वो शो में आप फाइनलिस्ट तक थे, तो क्या मेमोरीज थी, क्या आपने वहाँ से सीखा, या क्या ऐसा कुछ ऐसा पल है जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो, या कि जो हमारे ऑडियंस सीख सकते हो उससे? ओके, सो सबसे पहली बात कि अप्सरा आली ये जो शो था जी युवा पे, दिस वाज लावनी बेस्ड शो था। Yes, और कैसे होता था कि जब ये शो आया उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड डांसिंग करती थी, जैसे क्रम्पिंग आई यूज्ड टू डू अ लॉट। तो क्या होता है ना कि जब क्रम्प करते हो या फिर कोई भी हिप हॉप स्टाइलिंग करते हो तो तुम्हारे बॉडी में ना वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। और जबकि हम लोग लावनी बोलो तो इट्स वेरी सॉफ्ट, राइट, इट्स हैविंग इमोशंस इन दैट, उसमें अदा है। जो नवरस हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअली इंडियन स्टाइल में ज़्यादा होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टाइल का एक अपना प्लस पॉइंट होता है। जैसे मैं क्रम्पिंग करती थी तो मेरे में एनर्जी बहुत थी, और वो एनर्जी वॉज माई प्लस पॉइंट जब मैं जी युवा के लिए सिलेक्शन हुआ था। एंड आई वॉज द लीस्ट पर्सन टू गेट सिलेक्टेड। क्योंकि मेरी स्टाइल वो नहीं थी, तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अभी कैसे होगा आगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस स्टाइल से बहुत दूर जा चुकी थी। फिर मेरे जो कोरियोग्राफर सर थे उनका नाम है संतोष भांगरे। संतोष सर ने मुझे देखा तो क्या होता था कि मेरे पैर में का जो डिस्टेंस है ना क्रम्पिंग करते वक्त ऐसा होता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा। फिर मैंने, और जो भी जितना भी सिखाते थे मेरा लेग वैसे ही आता था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शूज़ लिए मेरे, क्योंकि मेरे को शूज़ पहनने की आदत थी। फिर उन्होंने क्या किया, ही रिमूव द लेसेस ऑफ दैट, और उन्होंने मेरे दोनों पैर को बांध दिया। और स्टार्टिंग के 3 दिन वो पूरा कोरियोग्राफी मेरा वही नॉट बांधकर ही कराते थे। एंड उसके बाद मतलब कम से कम 3 महीने के बाद में उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, 1.5 से 2 महीने के बीच में। आई मीन फिर किधर मेरे पैर लाइन में आने लगे, एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग दैट थिंग। और वैसे ही करते आई मेड इट टू बीइंग अ फाइनलिस्ट। और अगर आप पूछोगे कि उसमें सबसे खूबसूरत मोमेंट कब था, तो आई थिंक जिस दिन भी द डे वेन एवर आई यूज टू बी ऑन द स्टेज और मेरा सेटअप लगा होता था, कैमरा सामने होता, जजेस होते थे, दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। आई यूज टू नेवर वरी कि आज जजेस क्या बोलेंगे। टचवुड मुझे कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। और जब भी इन सब लोगों को देखती थी, जो एनर्जी होता है ना एक्चुअली स्टेज पे, जैसे आप खड़े हो, आपके लिए लाइट्स लगी है, राइट, आपके लिए जजेस खड़े हैं, आपके लिए आपके कोरियोग्राफर्स हैं, आपके लिए आपके सपोर्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। जब ये सब कुछ मिलके आता है ना तो वो कुछ डिफरेंट ही वाइब्स देता है। सो आई थिंक ईच एंड एवरी डे इन द स्टूडियो एंड द मोमेंट व्हेन आई यूज्ड टू स्टैंड ऑन द स्टेज फॉर माय परफॉर्मेंस वाज द बेस्ट फॉर मी। आपने जो शो किया है वो एकदम कंप्लीटली फोक बेस्ड सॉन्ग था या शो था, तो हाउ यू एंजॉय, कितना मजा आ रहा था आपको ये करने में? और जनरली क्या होता है ना कि जो नया कोई डांसर आता है या कोई परफॉर्मर है, वो चाहता है कि हिंदी शो में जाए, वहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल करना पसंद करते सब, बट तुमने यही चीज़ क्यों चुना कि फोक बेस्ड शो है, और उसी चीज़ के लिए आप क्यों गए और क्यों आपने ये सब किया? पहली बात तो डेफिनेटली जो अपना लावनी है, तो ये लावनी ये महाराष्ट्र का पाया है, राइट, इट्स अ फोक डांस। तो ऑलरेडी पहले से मुझे अट्रैक्शन बहुत था लावनी के लिए। और वापस से अप्सरा अली ये अपने आप में ही एक यूनिक शो था। जैसे आपने कहा कि ये पूरा फोक बेस्ड था, लेकिन ये एक्चुअली फोक बेस्ड नहीं था। मतलब हर एक एपिसोड ये पिछले एपिसोड से डिफरेंट होता था। जैसे कि एक एपिसोड में आइटम सॉन्ग था, कोई एक एपिसोड में एरियल एक्ट्स थे, प्रॉपर्टी यूज था, मतलब इट वाज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ मैं, तो बचपन से लावनी गाने सुने हैं, पापा को परफॉर्म करते हुए देखा, उनके स्टूडेंट्स को देखा है, और जो उसका
कथक वाला जो उसका बीट रहता है वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है. तो आई थिंक ओवरऑल द शो वॉज वेरी नाइस एंड इट वॉज कॉम्पिटेटिव एंड इट वॉज मिक्सचर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टाइल. मतलब मुझे याद है कि हम लोग का एक एपिसोड ऐसा था कि जुगलबंदी थी. तो एक पार्टनर ये हिंदी गाने पे परफॉर्म करेगी और एक पार्टनर मराठी लावनी पे उसको तोड़ देगी. और उसमें मैंने क्रम्पिंग किया था. अच्छा. और मैंने चोली के पीछे क्या है ये सॉन्ग के ऊपर क्रम्पिंग किया था. महाराष्ट्रियन कॉस्ट्यूम में नहीं, मेरा कॉस्ट्यूम अलग था, सामने वाले का कॉस्ट्यूम अलग था. इट वॉज वाइस वर्सा. मतलब एक बार मैं वेस्टर्न पहनूंगी और सेकेंड टाइम पे मैं लावनी करूंगी और वो वेस्टर्न करेगी. और उसके ऊपर हमको जजिंग के पॉइंट्स दिए थे. तो ओवरऑल द शो वॉज लाइक मिक्स ऑफ एवरीथिंग. मैंने भी एक तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा जिसके अंदर आप लावनी के कॉस्ट्यूम में फ्लॉस डांस कर रहे थे. हाँ, that was my first. फ्लॉस डांस कर रहे थे. Yes. बट वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था. मैंने खुद परफॉर्मेंस देखा है कि वो बहुत अच्छा लग रहा था. तो ऐसा लगता है कि वो शो में आपने जो भी आपके परफॉर्मेंसेस है वो बहुत अच्छे थे. बट और एक चीज़ ये थी कि एक फोक डांस कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं फोक डांस की. इंडिया में इतने सारे फोक डांसेस है, ये कितने मायने रखते हैं डांसर्स के लिए या आने चाहिए. जनरली क्या होता है ना, अभी मैं अगर डांसर हूँ, मुझे डांस में आना है तो मैं वेस्टर्न डांस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता हूँ. मुझे क्रम्पिंग करना है, मुझे लिरिकल करना है या हिप हॉप करना है. बट हमारे इंडिया में इतने सारे डांस स्टाइल्स हैं, अगर हम लोग उसको अच्छे से कर ले तो मुझे ऐसा लगता है वो बेस है वेस्टर्न डांस स्टाइल का. तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडियन डांस स्टाइल हमको आनी चाहिए. एक्चुअली अभी आपने खुद ने ही जवाब दे दिया. आपने खुद ने ही बताया कि ये बेस है. तो अगर आपका बेस ही क्लियर रहेगा तो आपको बाकी के स्टाइल्स तो ईजी जाएंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने यहाँ पे कैसा है कि अपने यहाँ पे जो स्टाइल सिखाते हैं, जैसे कि क्लासिकल में जो भी आता है, कथक आता है, भरतनाट्यम आता है, और बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स है. इनका एक अपना बेस होता है. लेकिन ये इट इज़ सपोर्टिव टू डिफरेंट स्टाइल्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन वेस्टर्न. अगर आप देखोगे कि अभी ये लोग जो क्रम्प करते हैं, क्रम्पिंग अगर देखा तो अगर हम लोग जो कथक में पैर मारते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. इनफैक्ट अपने यहाँ पे बच्चे 3 और 4 साल से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना, पैर को ये करना. तो आई थिंक अगर हम लोग हमारे खुद के स्टाइल पे काम करेंगे तो हमको बाकी की चीज़ें ईजी हो सकती है. ओनली वन थिंग इज़ दैट, मतलब यूजुअली मैंने ये प्रॉब्लम फेस खुद ने पर्सनली नहीं किया, बट मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग अगर एक ही डांस स्टाइल को कोई चिपकते हैं, एग्जाम्पल से कि अगर भरतनाट्यम ही किया और दूसरा स्टाइल नहीं किया, फिर उनको दूसरे स्टाइल में अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है. तो अगर समझो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको इन शॉर्ट अगर आपका विजन ये है कि मैं कोई रियलिटी के लिए जाके सीखूँ या फिर रियलिटी में जाके मैं परफॉर्म करूँ, सो डेफिनेटली आप एक स्टाइल को ना चिपके और जाके जहाँ पे अपने इंडियन क्लासिकल स्टाइल्स अवेलेबल है तो वो तो सीखना ही. It is easy for you to get more knowledge from other styles. आई थिंक अगर देखा जाए तो आपके डैड बहुत सालों से डांस करते हैं. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो इतने पुराने डांसर्स हैं और उन्होंने इतना सब कुछ किया है तो मे भी आप महाराष्ट्रियनी और भी जो बाकी फोक डांस है वो और ऐसा कोई स्टाइल है जो आप करते हो जो कि इंडियन फोक हो. इंडियन फोक में तो मुझे एक्चुअली आई लव टू डू कथक. जैसे मैंने कथक सीखा तो नहीं है किसी से, मैंने भरतनाट्यम सीखा था. भरतनाट्यम तो मैं करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा ग्रूम कर लेती हूँ. लेकिन मुझे कथक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जो हम लोग पैर से बीट्स पकड़ते हैं दैट इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट. एंड या मतलब हर एक के अपने पर्सनल चॉइस है. फॉर मी आई थिंक इट्स कथक. ओके. आपका जो शो था अप्सरा अली, उसके जो तीनों जज थे वो उस स्टाइल के बहुत महारथी है. मान लो कि सोनाली कुलकर्णी ले लो या दीपाली ताई ले लो या सुरेखा पुणेकर जी है, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है इनके सामने वो स्टाइल परफॉर्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये कब कौन सी चीज़ को पकड़ेंगे एग्जैक्टली वो कितना चैलेंजिंग. सच में बोलूँ तो जैसे अभी दीपाली ताई है ना, दीपाली ताई की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते थे बट उनको नज़ाकत चाहिए थी. अगर हम सुरेखा मैम के बारे में बात करें तो उनको एक्सप्रेशंस चाहिए, उनको फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए. अगर सोनाली ताई के बारे में कहा तो वो सारा देखती थी, जैसे कि वेस्टर्न स्टाइल क्या करे तो नया क्या दे रही है वो बता, नया क्या कर रहे हो ऐसा. तो उनके ना अपना ही एक जजिंग का तरीका था. तो इक्वली, और अगर ये तीनों के जजिंग को अगर आपने साथ में किया ना तो इट इज़ अ ओवरऑल जजिंग जो आप सामने वाले कंटेस्टेंट को दे रहे हो. तो
मैं ये बोलूँगी कि तीनों जज बहुत सपोर्टिव थे हमको जब भी, और जो भी रहता था दे यूज्ड टू टेल अस डायरेक्टली, बट इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि एक्सप्रेशन पकड़ने वाला है, फील पकड़ने वाला है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पकड़ने वाला, नया स्टाइल देने वाला भी इंसान सामने बैठा हुआ है। सो दिस इज द थिंग। एक बार ऐसे हुआ कि एक मेरा सेकेंड ही एपिसोड था, और जो सर्कल लेते हैं ना हम लोग, थोड़ा क्लासिकल, क्योंकि इसमें कैसे होता है, लावनी में थोड़ा कथक टाइप का सर्कल हम लोग खेल सकते हैं, वो थोड़ा नजाकत आनी चाहिए। वो दीपाली ताई ने ऐसे पकड़ लिया, और उन्होंने मुझे बोला था कि ना अभी अगली बार जब तू करेगी ना तो मुझे ये सर्कल अच्छे चाहिए। ये उन्होंने पॉइंट मुझे मार्क करके दिया था, और उसके अगले इसमें मैंने 18 सर्कल ऐसे फटाफट लिए थे। एंड देन शी नोटिस दैट कि हाँ, मैंने जो बोला था तूने उस पर काम किया। अच्छा, और एक चीज़ ऐसा है कि जनरली अभी इतने रियलिटी शो आते हैं, मतलब ढेर सारे रियलिटी शो, अभी भी करंट 3-4 रियलिटी शो चल रहे हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि रियलिटी शो में फोक को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता। आई थिंक मैंने जितना ऑब्जर्व किया, 1 या 2 ही कंटेस्टेंट आते हैं और 7-8 एपिसोड रहते हैं और वो निकल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडियन स्टाइल का बंदा कोई हिंदी रियलिटी शो जीत पाए। ऐसा क्यों होता है कि जीत भी नहीं पाता है? कि सिर्फ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको मसाला चाहिए या वैरायटी ऑफ डांस चाहिए, दैट्स व्हाई वो डांसर हुआ है, ऐसा मुझे फील होता है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? कैसे होता है ना, मतलब ये अपना अपना हर एक का चॉइस होता है कि हमें क्या सीखना है। अभी बात ये है कि इंटरनेशनल लोग इंडिया में आके सीख कर जाते हैं। यस, वही मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों नहीं होता है, ये इसके लिए कुछ ना कुछ। ये अभी कैसे, मैंने जैसे आपको बोला भी, इंडिविजुअल चॉइसेस है, मतलब आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप करो। जैसे अभी कुछ कोरियोग्राफर्स या फिर डांसर्स ऑलरेडी है जो रियलिटीज करते हैं, जैसे आशीष दादा है, आशीष पाटिल है, ही इज ऑलरेडी सच अ गुड क्लासिकल डांसर। तो ऐसे बंदे लोग जब आते हैं ना स्टेज पे, तो हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो आई थिंक जो लोग आर्टिस्ट है हु आर ऑलरेडी अ क्लासिकल डांसर, दे हैव टू कम मोर आउट टू एक्सप्लोर, टू गिव देमसेल्फ ऑल्सो कि हाँ, कि हम लोग भी इतनी वैरायटी देते हैं। जब तक हम खुद ही नहीं बाहर निकलेंगे या हम दूसरों को इंस्पायर नहीं करेंगे, तब तक कैसा कोई होगा। और जब तक मुझे अभी का, अगर हम लोग अभी का दौरान देखें, तो आई थिंक अभी बहुत सारे क्लासिकल डांसर्स आ गए और अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। एंड स्पेशली जो फॉरेनर्स है वो भी अभी यहाँ के डांस स्टाइल कॉपी करते हैं। वो वहाँ पे जाके उनके खुद के डांस स्टूडियो सेटअप रेडी करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अप्सरा आली में ही 2 लड़कियां थी, ठीक है, दे वर फॉरेनर्स, ओके, एंड वो दोनों एक ही साथ में वहां से आई थी। वो एक ही डांस स्टूडियो की थी, उनका खुद का एक वहां पे कथक का डांस स्टूडियो है, और वो वहाँ से यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ साल निकाले, यहाँ पे सीखे, यहाँ से सीखने के बाद में वहाँ पे गए, फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिला, अगेन दे केम हियर। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, उसमें एक लड़की थी क्लोडिया, एक लड़की का तो पैर का कुछ इश्यू हो गया था, तो शी हैज़ टू क्विट इन बिटवीन। क्लोडिया नाम की जो लड़की थी ना, कंटेस्टेंट थी, वो मतलब जैसे अगर मुझे कोई गाना सीखना है, राइट, तो मेरे लिए इजी जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ, तो मराठी लैंग्वेजेस देख आई कैन अंडरस्टैंड। दो मैं घर में हिंदी बात करती, दो मैं घर में हिंदी बात करती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ईजी है। लेकिन एक बाहर से आई हुई लड़की जिसका जिसका मदर टंग तो इंग्लिश भी नहीं है, शी वॉज स्पीकिंग सम डिफरेंट लैंग्वेज, वो लड़की यहाँ पे आके फ्लुएंटली लावनी परफॉर्म करती है, वो भी बिना लिपसिंग कहीं पे भी गलत किए। मतलब दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंस्पिरेशनल, राइट। हम लोग कभी कभी गलत हो जाते हैं, हम लोग कभी कभी सोचते हैं अरे वो लिटरली क्या करती थी, मतलब जब भी उसको गाना दिया जाता था, शी शुड टेक अ पेपर, वो पूरा उसके लैंग्वेज में पहले लिखती थी, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करती थी, ताकि शी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग। गाना पहले खुद के लैंग्वेज में लिखा, उसके बाद में उसका मीनिंग वो कॉपी करती थी कि हाँ फिर मैं यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ। शी वॉज अमेजिंग। मीन्स बात ये करना है कि बाहर के लोग अगर इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम क्यों नहीं। हु इंस्पायर यू मोर टू कम इन डांस फील्ड, या किसने आपको इंस्पायर किया, या कौन सा ऐसा डांसर है जिसको आपको देख के लगा कि यार मुझे डांस करना चाहिए? डैड। और कोई उनके अलावा अगर नाम लेना चाहो कि जो आपको इंस्पायर करता है, या जिसका? माइकल जैक्सन। बिकॉज है ना, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, जो इंटरव्यूज होते थे उनके, और स्पेशली वो कॉन्सर्ट के पहले जो तैयारी करते थे ना, दैट वन, ही यूज्ड टू से दैट वो ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांस नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको लोगों को अच्छा फील कराना, इसलिए वो डांस करना चाहते हैं। और स्पेशली क्योंकि उनके गाने भी ना, मतलब ही यूज्ड टू कंपोज ना, मतलब वो बैठते थे वहाँ पे कंपोजिंग के वक्त, तो वो वहाँ पे भी जो मूवमेंट देते ना, वो डांस करते करते वो गाना कंपोज करते थे।
सो ही इज द वन, एंड ऑब्वियसली सबको पता है कि व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट ही इज. सो या अभी आपका कोई प्लान है? आपने तो ऑलरेडी महाराष्ट्रियन जो टेलीविजन के शोज है बहुत सारे किए हैं, मे भी आपने एक हिंदी टेलीविजन शो भी किया. अभी आगे क्या प्लान है कि आप कौन से शो या कुछ रियलिटी शो करना पसंद करोगे? अभी फ़िलहाल में तो मैं खुद को डेवलप करने के पीछे फोकस्ड हूँ, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी आएगी अच्छी, सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. ओके, नाउ यू आर कि आप एक एज एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे हो, तो ये दोनों में आपको क्या लगता है कि आपके लिए इजी क्या है, कि डांसिंग या एक्टिंग? एक्टिंग है जो मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, और डांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं ज़िंदगी में कभी छोड़ नहीं सकती. वो मेरे खून में, वो मेरा पैशन है, यू कैन से. तो मैं दोनों चीज़ करना चाहती हूँ लाइफ में. ओके, बट कंफर्ट किस में है तुमको? कंफर्ट इज डेफिनेटली मोर इनटू डांसिंग. अपकमिंग, बट अगेन द सेम थिंग इज दैट कि डांसिंग में हमेशा मेरा कंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्ट लेवल, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव. तब आप ग्रो. एग्जैक्टली. तो ऐसा कुछ भी नहीं. जैसे कि अगर मैं एक्टिंग भी करूँ तो मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव इट लाइक एनीथिंग. जितना मैं डांसिंग को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ अभी, मतलब वो तो है, पहले से करते आ रही हूँ इसलिए ठीक है, लेकिन उतना ही मैं अभी एक्टिंग के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, और मैं खुद को इम्प्रोवाइज कर रही हूँ. सो दोनों के लिए आई हैव द सेम अर्ज इनसाइड मी टू गो फॉरवर्ड विद. कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो आपने एक्टिंग में भी रिसेंट? वैसे तो बचपन से मैं कुछ छोटा मोटा कर देती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरा मूवी रिलीज हुआ वो था अटपड़ी नाइट्स. और अटपड़ी नाइट्स उसको जी गौरव पुरस्कार मिला है एज बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, म्यूजिक, मतलब उसको टोटल 8 अवार्ड्स मिले, जी गौरव पुरस्कार. और ये बहुत एक प्राउड भी फील होता है और अच्छा भी लगता है. आई फील गुड अबाउट इट कि पहला मूवी मैंने किया और पहले मूवी को इतने सारे अवार्ड्स मिले. सो दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन एक्ट्रेस. अभी कोई यस, डेफिनेटली. रिसेंटली अभी मेरे और मूवीज आ रहे हैं, कुछ हिंदी वेब सीरीज आ रहे हैं. ये अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली जैसे ही ये सारा कोरोना और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये स्टार्ट होने के पहले ही ऑलरेडी मेरे मूवीज लाइंड अप थे, लेकिन अभी जैसे सिचुएशन थोड़ी सी अनस्टेबल है तो वी आर वेटिंग फॉर द रिलीजेस. और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपके अंदर जो मैं बात करना चाहूँगा कि एशियन बुक जो रिकॉर्ड्स है आपने जो किया है, हाँ, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ. मे भी आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि कैसे आपने वो किया और क्या एग्जैक्टली हुआ था वहाँ पे. ओके, सो एक मेरी स्टूडेंट थी, उसका नाम है खुशी, और खुशी परमार. एंड खुशी इज शी इज़ अ स्विमर. शी इज़ वो अंडर वाटर स्विमिंग करती है, और यू नो डिफरेंट थिंग्स शी डज. उसने कुछ रिकॉर्ड्स किए थे, एंड उसके डैड एक दिन उसको मेरी तरफ लेकर आए, मुझे बोले कि मैम ऐसे ऐसे हमको करना है, नो एरोबिक्स के ऊपर कुछ हम कर सकते हैं क्या? मेरा ज़रूर हम कर सकते हैं, व्हाई वी वांट. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मोस्ट एरोबिक्स परफॉर्मेंस इन अ डे का रिकॉर्ड बनाएंगे. तो उसको मैंने उस सारी चीज़ों के लिए तैयार किया. तो द वे शी वॉज परफॉर्मिंग, आई वॉज परफॉर्मिंग विथ हर. तो हम लोग ने जितने हो सके उतने स्कूल कवर अप किए थे एक दिन में, और कंटिन्यू हम लोगों ने एरोबिक्स परफॉर्मेंस सिखाए थे, और मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए. और इस तरीके से हम लोग का वो रिकॉर्ड बन चुका था. उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगा था क्योंकि उसका स्टैमिना काफ़ी अच्छा था, खुशी का, लेकिन डांस का स्टैमिना नहीं था. तो थोड़ा सिखाते सिखाते शी कवर्ड अप, एंड देन वी डिड द रिकॉर्ड. ग्रेट एंड कांग्रेट्स. और एक बात है कि अभी आप वेंकीज के लिए एज अ फिटनेस मॉडल काम करते हो, तो वो क्या एक्सपीरियंस है आपके लिए? एक्चुअली जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था कि एज अ फिटनेस मॉडल काम करने के लिए, तो तब से वो जस्ट मेरा बिगनिंग था, यू नो, फिटनेस के लिए पैशन मेरा बढ़ने लगा था. तो उनका एक ही था, मैं स्लिम थी पहले से, मतलब आई वॉज नॉट टू हैवी ऑल्सो, आई वॉज लाइक ओके. लेकिन वो एक टाइम था कि जब मुझे एक्चुअली मसल्स थोड़े से डेवलप करने पड़े थे. सो आई हैड टू गेट एब्स एंड यू नो थोड़ा सा बॉडी एंड एवरीथिंग. एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे साथ में बाकी के जो फिटनेस मॉडल्स थे वो डिफरेंट स्टेट से आए थे, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. और हम लोगों का पूरा एक कैंपिंग शूट हुआ था. तो हम लोगों के फोटोज यहाँ पे लग रहे हैं, वहाँ पे लग रहे हैं, एयरपोर्ट पे लग रहे हैं, यू नो, एवरीवेयर इट वाज. सो अच्छा लग रहा था. इट वाज वेरी गुड बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक, यू नो, 3-4 years बैक. जब भी तो मैंने कोई रियलिटी शो भी इतना मतलब कुछ किया नहीं था, और वो टाइम पे मेरा फिटनेस से
कुछ स्टार्ट हुआ था. सो इट वॉज नाइस एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड अबाउट इट. नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारे शो का, आई थिंक ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है. इसमें हम लोग हमारे गेस्ट के साथ कुछ फन सवाल करते हैं. Okay. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत जवाब देना है, या कुछ चीज़ के लिए आपको ऑप्शन है, किसी चीज़ के लिए आपको ऑप्शन नहीं है. सो रेडी? या तो पहला सवाल है कि अगर आपको किसी एक्टर के साथ डेट पे जाना है तो इनमें से वो कौन सा स्टार होगा? वरुण धवन, आयुष्मान खुराना या विकी कौशल? विक्की कौशल. विक्की कौशल, ग्रेट. पुणे, फेवरेट सिटी पुणे और मुंबई? पुणे. पुणे. फेवरेट सॉन्ग? सैया फ्रॉम द मूवी अग्निपथ. नेक्स्ट, फेवरेट शो? डांस प्लस, इंडिया बेस्ट डांसर या DID? DID क्योंकि मैं उसमें थी. ओके. अगर आपको इनमें से इन 3 स्टार में से किसी को अपोजिट अगर लीड करना है मराठी में, तो इनमें से वो कौन सा स्टार होगा? अंकुश चौधरी, अमेय वाघ या स्वप्निल जोशी? अंकुश. अंकुश चौधरी. ओके. टॉप 3 सॉन्ग जो आपके प्लेलिस्ट में? बोलना हल्के हल्के, नटरंग उभा, रखुमाई रखुमाई. ओके. नेक्स्ट, फेवरेट डांस स्टाइल? कथक, लावनी, क्रम्पिंग. ओके. कुछ डायलॉग आपको मैं बताऊंगा, वो आपको रिक्रिएट करना है या आप उसके अंदर वेरिएशन ला सकते हैं आपके हिसाब से. फर्स्ट है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ओके. एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू. ग्रेट. नेक्स्ट, थप्पड़ से डर नहीं लगता सांप, प्यार से लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता सांप, प्यार से लगता है. ओके. लास्ट, मराठी सांगितलेलं कळत नाही, इंग्लिशमध्ये सांगू? मराठी सांगितलेलं कळत नाही, इंग्लिशमध्ये सांगू. ग्रेट. इसमें बहुत मज़ा आया मुझे. अभी एक लास्ट सवाल है जो हम हमारे जो भी सारे गेस्ट आते हैं हम उनको पूछते हैं. ओके. कि अभी जो हमारा ये शो देखेंगे लोग, या इस एपिसोड को जो लोग देखेंगे, या जो नए डांसर्स हैं जो लोग डांस में करियर करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं बहुत कुछ, तो उनके लिए आप क्या बेस्ट 3 एडवाइस देना चाहोगे कि ये चीज़ें करोगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा? ऐसे क्या एडवाइस है या टिप्स आप देना चाहोगे? सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आप एक नेशनल लेवल से स्टेट लेवल के भी डांस रियलिटी शो के लिए आप जा रहे हो, तो वर्सेटाइल रखिए खुद को. जितना वर्सेटाइल रखोगे उतना आप आगे जा पाओगे. सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि मैंने ट्राई किया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा. तो जब तक आप गिव अप नहीं करोगे, जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे, सो दैट विल बी गुड फॉर यू. और तीसरी बात, खुद से इम्प्रोवाइज करना इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन से. क्योंकि जब तक हम खुद होके वो इम्प्रूव नहीं करते, जैसे कि कंटेम्प्रेरी में ये एक पूरा सेक्शन होता है इम्प्रोवाइजिंग का, एक्टिंग में भी होता है कि हम कोई म्यूजिक कर लेते हैं और कुछ खुद को एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल कोरियोग्राफी बोलो, तो वो भी जितना खुद होके, जैसे हम लोग बैटल करते हैं, बैटल में क्या होता है, बैटल में डायरेक्टली म्यूजिक प्ले होता है एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन द स्पॉट. तो ये भी जितना आप करोगे तो आई थिंक इतना आपको इंडिविजुअली हेल्प होगा. ओके. सो श्वेता, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इंटरेक्ट करके, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला. थैंक यू कि आप शो पे आए और हमारे साथ इतनी सारी बातें की. मैं भी मेरी ऑडियंस इससे कुछ सीख के इससे और उनको कुछ नॉलेज मिले. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने इतना आपका वैल्यूबल टाइम दिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच प्रमोद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड आई विश कि ऐसे ही आपका शो और आगे बढ़े और बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आके आपके साथ इंटरव्यू करके और लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले. जीव झाला येडा पिसा त्याचा नाही भरवसा तोला राहीना राखली ती मर्जी तुमच्या जोडीनं
मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा 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 एकच पैशाचा मला फिरता असं काय करता दाजी हिला भेटला की येत्या बाजारी हे सहाची बी गाडी गेली नवाची बी गेली आता बाराची गाडी निघाली हिला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की बरं मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा जी 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 Hey guys, so do subscribe the channel which is Pramod Sharma channel on YouTube, and also don't forget to watch the show The Pramod Show. Thank you.